आपको बता देते हैं यूक्रेन संकट का समाधान हो सकता है, लेकिन शर्तों के साथ। कौन कह रहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। इसी बातचीत में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उनकी शर्तें हैं। क्रिमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, ये उनकी शर्त है। यूक्रेन से सेना हटाई जाए और यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे। वहीं रूस की सेना, आपको बता देते हैं, मिलिट्री फ्रंट पर तेजी से कीव की तरफ बढ़ते हुए सैटेलाइट तस्वीरें जो आ रही हैं वो विध्वंस भी दिखा रही हैं और ये भी बता रही हैं कि रूसी सेना का काफिला 40 मील लंबा नजर आया है। पुतिन ने रूस और यूरोपीय देशों को धमकी दी है कि दुश्मनी भारी पड़ेगी। वहीं खार्किव में हम आपको कल से ही बता रहे हैं, हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है रशियन फोर्सेस द्वारा। ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत आप जानते हैं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की वापसी हुई है, भारतीय छात्रों की वापसी हुई है। भारत ने यूएनएससी में भी, यूएनजीए में भी शांति की अपील की है कि कूटनीति से समाधान संभव है और कूटनीति से ही इस मामले को निपटाया जाए। जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं, 6 तस्वीरें आपने देख ली डे 6 से आज वॉर का। अब आपको यह भी बता देते हैं किस तरह के स्टेटमेंट्स कंट्रीज द्वारा दिए गए हैं, अलग अलग देशों द्वारा दिए गए हैं और क्या मांग की जा रही है। रूस की इंटरपोल सदस्यता रद्द की जाए। यूक्रेन ये मांग कर रहा है कि रूस की इंटरपोल सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। लगातार एक्शन की मांग। आप देखिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स बॉडीज वो रूस और बेलारूस के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, बैन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ताकतवर देश हैं वो एक्शन ले रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। ईयू की बात करें, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस उनके द्वारा लगाए गए हैं और यूक्रेन ये कह रहा है कि इंटरपोल की सदस्यता भी खत्म कर दी जाए। रूस की ये मांग की जा रही है, रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह से यूक्रेन का ये विनित्सिया शहर, जहां पर हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन सुने गए हैं और लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छिपने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हम आपको व्लादिमीर पुतिन की जो शर्त है वो भी बता रहे हैं। ये तो आप अभी खबर देख रहे हैं कि किस तरह विनित्सिया में हवाई हमले को लेकर चेतावनी, सायरन सुने गए हैं, लोगों से कहा गया बंकर्स में चले जाएं, बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाएं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन और इमैनुअल मैक्रों, रूस के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो तो यूक्रेन के विनित्सिया शहर में किस तरह से वहां पर सायरन्स हवाई हमले की चेतावनी देते हुए, हवाई हमले के लिए वार्न करते हुए, लोगों को बंकर में जाने की अपील करते हुए और साथ ही आगाह करते हुए, वार्निंग देते हुए ये कहना चाहिए। और एक और बड़ी खबर जो है वो डिप्लोमेसी से जुड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, 3 शर्तें पुतिन द्वारा रखी गई है। क्या है वो शर्तें? क्रिमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता मिले, ये मांग है व्लादिमीर पुतिन की। रूस के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए, ये उनकी दूसरी मांग है। अब सुरक्षा हितों से उनका क्या मतलब है, ये हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम समझेंगे। और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित हो। रूस बार बार ये कहता रहा है कि अमेरिका के पपेट के तौर पर, नेटो के पपेट के तौर पर यूक्रेन ने काम किया है और उसकी जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। कल रात क्या हुआ है उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिका ने 12 रूसी राजनयिक जो हैं उन्हें निकालने का फैसला किया है, वापस जाने के लिए कह दिया है, जासूसी का आरोप लगाया है। रूस ये कह रहा है ये शत्रुतापूर्ण रवैया है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है, अगर आपने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन की है तो यूएनजीए की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और उस इमरजेंसी मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डिटेल में बात हुई है, तफसील से चर्चा हुई है। भारत ने ये कहा कि इसे बातचीत से सुलझाया जाए, जो भी विवाद हो बातचीत से इसे सुलझाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की इमरजेंसी मीटिंग में क्या हुआ वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से यूक्रेन आरोप लगा रहा है जिनोसाइड का, मानवाधिकारों के उल्लंघन का, यूरोपीय संघ में एंट्री के लिए यूक्रेन ने अपनी आवेदन दे दिया है। परमाणु धमकी से, रूस की परमाणु धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स और जो पोर्ट्स हैं यानी बंदरगाह हैं वहां पर रूस की नो एंट्री होनी चाहिए, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है, ऑपरेशन गंगा जारी है। कल आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाई लेवल मीटिंग थी, वो चेयर की गई और 4 केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भेजा गया है माफ कीजिएगा यूक्रेन के पड़ोसी देशों में, ताकि इस मामले को और क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जा सके, इस पूरे ऑपरेशन को धार और रफ्तार दी जा सके। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं
ये कीव शहर की तस्वीर है, क्योंकि कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है जो मेन लड़ाई होगी वो कैपिटल कीव की होगी। कैपिटल कीव पर कब्जे के लिए भी हमने आपको दिखाया सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बड़ा काफिला रूसी सेना का तेजी से कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कैपिटल कीव में क्या हुआ है रात में वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वही धमाकों की आवाज, सायरन्स और एक्सप्लोजन, आग का गोला। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए आप। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी है। त्रिपाठी सर, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। हमने दिखाया डिज्नी फिल्म्स ने कहा फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, स्पोर्टिंग बॉडी, स्पोर्ट्स फेडरेशंस लगातार बहुत ही एग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दुनिया की ताकतों की तो बात कर ही रहे, इंटरनेशनल एजेंसीज की भी बात करें, इंटरपोल से आउट कर दिया जाए रशिया को, आईसीसी इंटरनेशनल आईसीसी में ये मामला चला गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मामला चला गया। पूरे इतने सारे डेवलपमेंट्स, इन्हें अगर मैं आपसे संक्षेप में समअप करने के लिए कहूं तो क्या होगा आपका? देखिए, संक्षेप में मैं 3 चीज़ों पर ध्यान दर्शकों का आकर्षित करना चाहूँगा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पे, रिकमेंडेशन पे यूएनजीए ने बैठक की, आपातकालीन बैठक जिसको इमरजेंसी बैठक कहते हैं, ऐसी इमरजेंसी बैठक में 2/3 बहुमत से ही कोई फैसला होता है। अगर कोई फैसला हो भी जाता है तो विडंबना यह है कि ऐसी कि यूएनजीए के फैसले को या उसके प्रस्ताव को मनवाने के लिए कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है यूएन के पास। दूसरी चीज़ यह है कि जहाँ तक आईसीजे में मामला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला भले दे देता है, लेकिन उस फैसले को पूरी तरह लागू करना या न करना देशों की अपनी नेक नियति या बदनीयति पर निर्भर करता है। कम से कम 3 ऐसे मामले हुए हैं जहां आईसीजे के फैसले को अमेरिका ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। 2 मामलों में पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया, एक मामले में भारत ने भी अपने हितों का ध्यान रखते हुए नहीं माना है। और अभी हाल में ही आपको ध्यान होगा कि फिलीपींस के मामले में चीन ने भी आईसीजे के निर्णय को नहीं माना है। तो ये सिर्फ एक दबाव बनाने का तरीका है, इन निर्णयों से कुछ भी कंक्रीट हासिल होने वाला नहीं है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यूएस कह रहा है परमाणु युद्ध से, परमाणु हमले से डरने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जिस तरह न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया, उसके बाद से ही दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल था, टेंशंस हाई थे। नेटो ने कहा ये बहुत ही भड़काने वाला बयान है, अमेरिका ने भी कहा कि बहुत ही भड़काऊ बयानबाजी है, इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है। और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अमेरिका इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहता है, लेकिन स्पष्ट किया गया कि परमाणु हमले से डरने की जरूरत नहीं है। ये सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए रूसी सेना का काफिला है। रूसी सेना के काफिले की ये सैटेलाइट तस्वीरें, इसके अलावा रूसी सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं और लगातार रूस की तो बात की ही जा रही है, बेलारूस की भी बात की जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में रशियन फोर्सेस की तैनाती है, उसके हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है, और जो दूसरा सैन्य सामान है उसकी तैनाती है। और साथ ही शांति वार्ता भी बेलारूस में ही चल रही है। 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, लेकिन एक तरफ ये सिर्फ टॉक्स हुए और दूसरी तरफ हम ग्राउंड पर उसका कोई असर पड़ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये जो सैटेलाइट तस्वीर है, लंबी चौड़ा, मतलब आप खुद देखिए इतना बड़ा काफिला है ये अपने आप में, ये क्या बता रहा है कि इनको किसी तरह का, यूक्रेनियन फोर्सेस कह रहे हैं रेजिस्ट कर रहे हैं, पर इतना बड़ा काफिला अगर आ जाए तो क्या माना जाए, उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा? देखिए, रूस ने जो इतना लंबा काफिला बनाया है यूक्रेन के अंदर कीव की तरफ बढ़ते हुए, इसका एक ही मतलब है कि रूस अगले कुछ दिनों में कीव को चारों तरफ से घेर कर बहुत ही भयंकर हमला करने वाला है, ताकि वो कीव के सिटी सेंटर के अंदर पहुंच जाए। अगर सच्ची में ये काफिला 40 किलोमीटर लंबा है तो उसका मतलब है कि इस काफिले में कम से कम 800 गाड़ियां हैं। 800 गाड़ियों का मतलब है कि ये बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद, असला, मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई और सबसे इंपॉर्टेंट रशियन इन्फेंट्री को लेके जा रहा है।
अगर 40 किलोमीटर लंबा काफिला है तो उसका मतलब है कि रूस इस काफिले में 2, 3, 4 बटालियन नहीं, मेरे हिसाब से कम 3 से 4 ब्रिगेड स्ट्रेंथ, यानी कम से कम 1 डिवीजन स्ट्रेंथ इन्फेंट्री ट्रुप्स को कीव की तरफ भेज रहा है। ये बहुत ही पावरफुल फोर्स है और जैसे ही युद्ध कीव को घुसने के लिए शुरू होगा तो मैं एज ए मिलिट्री मैन बता दूं कि सिविलियन पॉपुलेशन जो कीव के अंदर है उनको इसका बहुत ही नुकसान होगा। बहुत दुख की बात है कि सिविलियन पॉपुलेशन कीव में है। हालांकि रशिया का जो मीडिया है उसके द्वारा दावा किया क्या कि हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं, सिविलियंस जो हैं वो कीव से निकल जाएं, इस तरह के दावे रशियन मीडिया के हवाले से किए गए। यहाँ पर एक कमेंट त्रिपाठी सर मैं आपका लेती हूँ। देखिए, ऐसा है कि रशिया से किया गया ये कमेंट या रशिया द्वारा किया गया ये दावा इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि रशिया नहीं चाहता कि जब उसकी सेनाएं कीव में प्रवेश करें और वहां पर लड़ाई इंटेंसिफाई हो तो सिविलियन पॉपुलेशन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का आरोप रशिया के ऊपर लगे। अब इस हालत में तो रशिया कह सकता है कि हमने तो पहले सिविलियन पॉपुलेशन को कहा था कि आप हट जाइए क्योंकि लड़ाई होने वाली है, अगर आप नहीं हटेंगे तो यहाँ पर परेशानी हो जाएगी, आप लोगों के जान माल की रक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और ये करके रशिया अपना पल्ला झाड़ सकता है कि हमने तो पहले वार्निंग दे दी। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना यह है कि वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो ये बात मानती है कि नहीं, क्योंकि वो सब तो बंदूकें ले करके उनको आपने दिखाया कि साफ कर रहे हैं, उनको ऑपरेशनल बनाने की कोशिश कॉम्बैट ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। और हम नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट दिखा रहे थे, एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए। नॉर्थ कोरिया कह रहा है जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। रूस की जो मांगे रही वो जायज मांगे रही, लेकिन उनकी अनदेखी की गई है। और इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं कि रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है नॉर्थ कोरिया, जब वो ये कहता है कि रूस की मांगे जायज हैं और अमेरिका जो है मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को वो जिम्मेदार ठहराता है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच किस तरह की तनातनी रही है वो किसी से छिपी नहीं है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया द्वारा कि पश्चिमी देशों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। ये बड़ा आरोप नॉर्थ कोरिया का है पश्चिमी देशों पर, नेटो फोर्सेस पर और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। त्रिपाठी सर देखिए, जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का ये आरोप है ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका ने 1990 से ही जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तभी से अमेरिका ने वादा खिलाफी शुरू कर दी थी और ईस्ट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। त्रिपाठी सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लगातार 6 डेज से, आज वॉर का डे नंबर 6 है, हम लगातार हिस्ट्री को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह के स्टेटमेंट से क्या कोई फायदा हो रहा है या ये सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट, चाहे वो जो बाइडेन का स्टेटमेंट हो, चाहे वो अभी नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट हो, या फिर चाइना जब ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। ये सब अपने अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ब्राउनी पॉइंट्स लेने की कवायद है। वो चाहते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये दिखाएं कि देखिए हम बहुत सही स्टैंड ले रहे हैं और हम अपने इस स्टैंड से आगे नहीं, इस स्टैंड से झुकेंगे नहीं। यही चीज़ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे रूस की 3 मांगे हैं, कोरिया की, क्रीमिया की संप्रभुता। एक बार आप वो इंफॉर्मेशन भी दर्शकों को दिखाते हैं, फिर आप उसका विश्लेषण कीजिएगा। हाँ। व्लादिमीर पुतिन की जो 3 मांगे हैं इमैनुअल मैक्रों से जो बातचीत में उनके द्वारा रखी गई हैं, एक बार फिर से जरा वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लेकर आए। एक तो वो कह रहे हैं कि क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता मिले, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो सुरक्षा हित हैं रूस के उनको एड्रेस किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, और पुतिन की जो तीसरी मांग है वो ये है कि यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित हो। क्या ये तीनों शर्तें कबूल करना, फिलहाल माना जाना आपको संभव लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या नाटो इस सब चीज़ों को मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं देख लेना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, एक के बाद इनका विश्लेषण करूँगा, एक के बाद एक। क्रीमिया की संप्रभुता की जहाँ तक बात है तो अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो 1954 तक क्रीमिया रूसी फेडरेशन का एक भाग हुआ करता था। 1954 में सुप्रीम सोवियत ने क्रीमिया को रूस से हटा करके यूक्रेन को दे दिया, और उसके बाद 2014 में जब वहाँ पर परेशानी हुई तो क्रीमिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। उसकी पार्लियामेंट ने ये कहा कि हम रूस के साथ विलय चाहते हैं और रूस ने विलय कर दिया।
टेक्निकली तो ये सब बात सही है। हालांकि अमेरिका ये कहता रहा है कि ये सब जो है फॉर्जरी से हुआ है, ये सब स्टेज मैनेज हुआ है। वैसा अमेरिका ने भी किया। इट इज कोई केस ऑफ केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, कि कौन किसको वो कर रहा है। दूसरी चीज़ जो रूस के सुरक्षा हित की बात है, तो ये पहले से ही बताया गया है कि रूस को जब एक बार रूस का विघटन हो गया तो पहली चीज़ नाटो का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर नाटो का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ तो उस वक्त भी रूस को ये आश्वासन दिया गया कि नाटो ईस्टवर्ड्स नहीं, पूरब की ओर नहीं बढ़ेगा 1 इंच भी। इसके बावजूद 14 देश शामिल किए गए और यूक्रेन के बहाने रूस के दरवाजे पे आ गया नाटो। और तीसरी स्थिति यूक्रेन की जो तटस्थ स्थिति की बात है, तीसरा प्रश्न वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि रूस यही चाहता है कि उसके दरवाजे पर नाटो जैसे सैन्य संगठन ना आए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.